हेलो स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपके लिए हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आया हूँ। इससे पहले हम लोगों ने सिविक्स का चैप्टर पढ़ा था, पावर शेयरिंग। और जिन्होंने मेरा वो चैप्टर नहीं देखा है, वो वीडियोस नहीं देखे हैं, वो जाकर उन वीडियोस को देख लो और आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे बेटा? हिस्ट्री का पढ़ेंगे। और हिस्ट्री के चैप्टर का नाम क्या है? नेशनलिज्म इन इंडिया। ये बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। ये तो सबको पता है। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये सबको पता है कि भाई अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर राज किया था। सर कितने साल राज किया? 200 साल राज किया था ना, पता होना चाहिए आपको। और हम लोगों ने बहुत गुलामी करी थी, बहुत स्ट्रगल किया था। और जब हम लोग बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के रूल से परेशान हो गए थे, परेशान तो होता ही है यार। आज आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती आपको कोई परेशान करे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। आप क्या बोलोगे यार कि ये जो इंसान है जिसने मेरे ऊपर अपना प्रेशर डाल के रखा है, कंट्रोल डाल के रखा है, ये जल्दी से यहाँ से चल जाए, यही है ना? तो यार, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री, अंग्रेज़ों ने कैसे हमें परेशान किया था। तो इंडिया ने फ़ाइट किया। और ऐसे नहीं कि एक दिन के अंदर हमको हमारी आइडेंटिटी मिल गई। आइडेंटिटी मतलब देखो, ये नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? आपके खुद के आइकन्स, आपके खुद के सिंबल्स, समझ में आ रही बात? खुद की एक पहचान, हमारा फ्लैग, ठीक है ना, हमारा एंथम, ये सब नेशनलिज्म है। तो मैं नेशनलिज्म इन इंडिया जब भी बोलूँ ना, तो इसका मतलब होता है एंड ऑफ, क्या बोलेंगे? एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। ये कॉलोनियल क्या होता है? कॉलोनियल सर, अंग्रेज़ों का जो कंट्रोल था हमारे देश के ऊपर। यस, जब एक देश का शासन, एक देश का एम्पायर किसी दूसरे देश के ऊपर अपना कंट्रोल जमाता है तो उसको कॉलोनियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलोनियल। इंडिया में भी ऐसा ही था बच्चों। तो हम पार्ट 1 पे आते हैं बच्चों। किस पे आते हैं? पार्ट 1 पे। ध्यान से समझना, बहुत इजी टॉपिक है, इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। पार्ट 1 का नाम है इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ध्यान से सामने देखते जाना। खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मैं आपको सब क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है? तो बच्चों, वर्ल्ड वॉर तो समझते हो ना क्या होता है? विश्व युद्ध जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जब विश्व युद्ध होते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उससे इफेक्ट पड़ा। क्या पड़ा? इफेक्ट पड़ा। समझ में आ रही बात? तो क्या इफेक्ट पड़ा सर? बोलोगे सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, इफेक्ट कैसे पड़ गया? इफेक्ट तो हर जगह पड़ता है। वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, कंट्री वॉर थोड़ी हुआ था, सिटी वॉर थोड़ी हुआ था, वर्ल्ड हुआ था, सब आ गया उसमें यार। समझ में आ रही बात? तो वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्या पड़ा कंट्री पे? ये देखो, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया। डिफेंस यानी हथियार। फ्री में थोड़ी लड़ाई झगड़े करोगे भाई, पैसा तो चाहिए ना। उस पैसे से हथियार तो खरीदेंगे ना। डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया। डिफेंस, अंडे तो मारेंगे नहीं, ठीक है? इनकम टैक्स बढ़ गया। क्या बढ़ गया? इनकम टैक्स। जो इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स। कस्टम ड्यूटी बढ़ गई। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। इज दैट क्लियर? प्राइस बढ़ गए सर, नेचुरल सी बात है सर, महंगाई तो बढ़ेगी सही। फूड की शॉर्टेज हो गई। ये बेटा रूल है, जितनी ज़्यादा फूड की शॉर्टेज होगी उतना प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। ये मैं आपको इफेक्ट्स बता रहा हूँ, आपको लर्न करने हैं। ये एरो के साइन देख रहे हो? ये एक राइज वाला एरो है, एक डाउनफॉल वाला एरो है, तो कंफ्यूज मत होना। फोर्स रिक्रूटमेंट, ज़बरदस्ती की जा रही थी लोगों से कि वो आर्मी का पार्ट बने। जो आम लोग हैं, नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल सिटीज़न है, उनको बोला जा रहा था कि आर्मी में क्या हो जाओ, इन्वॉल्व हो जाओ। बेचारे वो लोग, मतलब जो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं या कोई दुकान चला रहा है या कोई नॉर्मल ऑड जॉब कर रहा है, उनसे ज़बरदस्ती की जा रही थी। फोर्स यानी ज़बरदस्ती करना, रिक्रूटमेंट यानी हमारी आर्मी में इन्वॉल्व हो जाओ, जो कि सही नहीं था, जो कि नेगेटिव है। एपिडेमिक, एपिडेमिक समझते हो? महामारी। जैसे आज चल रही महामारी, महामारी है ना, लॉकडाउन, कोरोना वायरस, ठीक है? समझ में आ रही बात? अब यार ये तो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्य क्या होता है? सच। क्या? सच के लिए लड़ना। ग्रह, सत्याग्रह यानी सच के लिए लड़ना। तो बेटा मैंने यहाँ पर लिखा है सत्याग्रह का मतलब, सत्याग्रह मतलब नॉन वायलेंस। हम लोग सच के लिए लड़ेंगे, लेकिन फिजिकल फोर्स का यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग हिंसा नहीं करेंगे, हम लोग अहिंसा से प्रोटेस्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? किसने स्टार्ट किया था सर? देखो, एमजी
महात्मा गांधी। यस, MG मीन्स महात्मा गांधी। साउथ अफ्रीका से आए थे 1915 में, अगर आपको याद हो। पिछले साल आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था महात्मा गांधी के बारे में। अपार्थाइड सिस्टम, तो अपार्थाइड सिस्टम याद है आपको? यस। और वहाँ पर महात्मा गांधी जब वापस आए 1915 में, तो उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया सत्याग्रह। सत्याग्रह को लॉन्च करने का मेन पर्पस क्या था कि भाई सच के लिए लड़ना। और सत्याग्रह की जो मेन थीम थी, मेन लाइन थी, वो क्या था? नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। सच को हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है भैया कि सच क्या है। सच ये है सर, इंडिया में जो ब्रिटिशर्स आए हैं वो एकदम रॉन्ग है, एकदम गलत है, एकदम बेकार है। और सच यही है कि इंडिया जो कंट्री है वहाँ पर कोई भी दूसरी कंट्री के एम्पायर रूल नहीं कर सकता। इज़ डैट क्लियर? नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। इज़ डैट क्लियर? हमें नीचे देखो, फिर ध्यान से देखो बच्चों, नीचे क्या लिखा हुआ है? नो नीड टू यूज़ फिज़िकल फोर्स। फिज़िकल यानी किसी भी हथियार का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। अगर प्यार से सारी बातों को एक्सेप्ट किया जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों सर? आप तो बोल रहे हो अंग्रेज़ तो मानते नहीं थे। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि एक बार सत्याग्रह को लॉन्च करके देखते हैं और ब्रिटिशर्स से बात करके देखते हैं, कम्युनिकेट करके देखते हैं। एक बार हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के साथ कम्युनिकेट होकर देख लिया तो हमें उनके इंटेंशन के बारे में पता पड़ जाएगा। और यार है तो अंग्रेज़, भले अंग्रेज़ हैं लेकिन है तो इंसान ना। अगर हम लोग उनको प्यार से समझा देते हैं कि भाई आप लोग हमारी सोसाइटी पे, ये जो हमारे सोसाइटी में जो आप लोगों ने इतना परेशानी करे, अत्याचार करके रखा है, और ये देश छोड़कर आप चल जाओ, ये आपकी सोसाइटी नहीं है। एक बार हम लोग ऐसा, अगर हम लोग उनको समझा देते हैं, ऐसा महात्मा गांधी बोल रहे थे बाय यूजिंग ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह के बेसिस पर हम लोग ब्रिटिशर से अपील कर रहे थे कि आप लोग हमारी सोसाइटी छोड़कर, हमारा देश छोड़कर चल जाओ। अगर वो ऐसा मान देते हैं तो बढ़िया है, लड़ाई झगड़े करने की तो कोई ज़रूरत होगी भी नहीं। और महात्मा गांधी को कॉन्फिडेंस था, तभी तो उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया। इज़ दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? गुड, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, सत्याग्रह को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सत्याग्रह को 3 अलग अलग जगहों पे लॉन्च किया गया था। सर एक तो लॉन्च किया था सर चंपारण। सर ये कहाँ पर आता है? ये बेटा बिहार में आता है। और यहाँ पर जो सत्याग्रह लॉन्च किया गया था वो किसके खिलाफ किया गया था? अगेंस्ट प्लांटेशन ओनर अपनी मनमानी कर रहे थे, और जो छोटे मोटे बेचारे किसान हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे। तो चंपारण बिहार में 1916 में स्टार्ट किया गया था, ये पहला जो मेन है। उसके बाद 1917 में कहाँ पर लॉन्च किया गया? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में आता है। यहाँ पर किस पर्पज़ के लिए सर लॉन्च किया गया? यहाँ पर बच्चों जो लॉन्च किया गया था वो थी प्रॉब्लम ऑफ कौन सी? रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है बेटा? रेवेन्यू को तुम लोग बोल सकते हो टैक्स की प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? टैक्स की प्रॉब्लम। इज़ डेट क्लियर? बात समझ में आ रही है यार? इनकम ही नहीं है किसानों की, तो कहाँ से बेचारे पे करेंगे? और ज़बरदस्ती उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था, तो यहाँ पर भी लॉन्च करना पड़ा। तीसरा जो आया वो है अहमदाबाद, और यहाँ पर जो लॉन्च किया गया वो किसने किया? कॉटन मिल वर्कर्स ने। किसने? कॉटन मिल वर्कर्स। यहाँ तक बात समझ में आई? गुड। अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट देखो, एक एक्ट आया था और उस एक्ट का नाम था रूलेट एक्ट। क्या नाम था? रूलेट एक्ट। और ये जो पास किया गया था, ये किसने पास किया था? इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर ये क्या होता है? इम्पेरियलिज्म एक वर्ड आता है, इम्पेरियलिज्म यानी अंग्रेज़ों का पूरा ग्रुप, पूरा शासन उनका, ठीक है ना, उनकी पूरी टीम। उस टाइम पे जो लेजिस्लेटिव थी, यानी पूरी जो गवर्नमेंट थी वो अंग्रेज़ों की थी। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लॉ बनाते थे यार, है ना। एक्चुअल में सर था क्या इसमें बेटा? एक तो अरेस्ट किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? अरे सर किसको? हमारे जो फाइटर्स थे, जो प्रोटेस्टर्स थे उनको। प्लस मैंने क्या लिखा है? अरेस्ट प्लस डिटेन किया जा रहा था।
डिटेन यानी जेल में बंद किया जा रहा था। कितने साल के लिए सर, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ कितने साल के लिए। सर अरेस्ट फॉर 2 years, अरेस्ट प्लस डिटेन फॉर 2 years, 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा रहा था विदाउट एनी ट्रायल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर प्रोटेस्टर, कोई भी इंडियन फ्रीडम फाइटर अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसको पकड़ लो, अरेस्ट कर लो और सीधा जेल में डाल दो 2 साल के लिए। गलत है? सही है? गलत है सर। ऐसा होना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मान लो किसी भी कंट्री में, इंडिया की बात करते हैं, अगर कोई क्राइम करता है तो सबसे पहले कोर्ट में उसके खिलाफ क्या होती है? सुनवाई होती है कि नहीं होती है? फिर जज डिसाइड करता है ना, मजिस्ट्रेट डिसाइड करती है कि भाई ये क्रिमिनल है कि नहीं है। अगर क्रिमिनल है तो उसको जेल में बंद कर लो फॉर 5 years, फॉर 7 years, वॉट एवर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो सर गजब ही हो गया, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको अरेस्ट करके 2 साल के लिए जेल में बंद कर दो विदाउट एनी ट्रायल। ट्रायल यानी कोई भी उसके ऊपर सुनवाई नहीं हो रही। तो लोगों को बहुत गुस्सा आ गया भाई कि ऐसे कैसे कोई भी ना लॉ बना रही है अंग्रेज, गलत है ना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये जब एक्ट पास हुआ, ठीक है, तो सबको गुस्सा आ तो वैसे भी बहुत रहा था कि यार ये गलत है। कौन सा एक्ट? राउलेट एक्ट। तो रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, स्ट्राइक्स हुई। 6 अप्रैल को हड़ताल घोषित की गई। हड़ताल स्ट्राइक एक ही बात है। तो राउलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था ताकि ये जो एक्ट यानी कानून, इस एक्ट को पूरा क्या करना है? ख़त्म करना है। अब 10 अप्रैल को, ऑन 10th अप्रैल, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, पुलिस ने क्या किया? अटैक किया। क्या किया बेटा? अटैक। किसके ऊपर सर? पीसफुल प्रोसेशन। सर ये क्या होता है? बेचारे कुछ लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस वालों ने क्या किया? उनको मारा, उनको पीटा, बहुत अटैक किया, बहुत बुरी तरीके से हालत ख़राब कर दी। इतनी बुरी तरीके से अटैक किया कि भाई एक तरीके से वो मरने जैसी हालत में हो गए। और सर ये जो अटैक हुआ ना, ये कहाँ पर हुआ? अमृतसर में हुआ। कहाँ पर? अमृतसर में। इज दैट क्लियर? फिर आता है मार्शल लॉ इम्पोज हो गया था। कौन सा लॉ इम्पोज हो गया था? मार्शल लॉ। अब बताता हूँ मार्शल लॉ होता क्या है। बेटा मार्शल लॉ का मतलब ये रहता है जब पुलिस अपना कंट्रोल, उस पुलिस का कंट्रोल जब हट जाता है और पुलिस की जगह पूरी जो कंट्री की आर्मी होती है ना, सारा कंट्रोल उनके पास आ जाता है, तो दैट इज़ मार्शल लॉ। समझ रहे हो कितना खतरनाक है यार? यानी पुलिस वालों का तो रोल ही ख़त्म हो गया, अब आर्मी का रोल आ गया भाई। और आर्मी तो तुम लोग जानते हो कितनी खतरनाक होती है, उनके हाथ में तो भाई खतरनाक खतरनाक बंदूकें होती हैं। तो ये इम्पोज किसने किया था बच्चों? जनरल डायर ने। किसने? जनरल डायर ने। ये कौन है? ये बहुत गंदा इंसान है। अब देखो मैंने यहाँ पर एक 13 अप्रैल का इवेंट बताया। 13 अप्रैल बैसाखी का इवेंट हुआ था। किसका इवेंट हुआ था? बैसाखी का इवेंट। जानते हो ना अभी बैसाखी 13 अप्रैल को आती है। हाँ सर। कुछ लोग इवेंट मनाने आए थे। आई रिपीट, कुछ लोग बैसाखी का इवेंट मनाने आए थे। आई बात समझ में? और कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे। सर ये केस कौन सा चल रहा है बेटा? जलियांवाला बाग का केस चल रहा है। आपने स्टोरीज़ में कई बार पढ़ा होगा, बैसाखी का इवेंट था अगर याद हो। तो जो जनरल डायर था ना, उसको लगा कि यार जो देखो कितना खतरनाक है, मैंने इसका पिक बनाया है जनरल डायर का। उसने क्या किया? जितने भी लोग जो जलियांवाला बाग में खड़े थे सबको प्रोटेस्टर माना। उसको लगा कि सारे प्रोटेस्ट करने आए और सब पे अटैक कर दी। और उसका सबसे मेन पर्पस ये था कि इंडियंस के दिमाग में डर फैलाना। किसके दिमाग में? इंडियंस के दिमाग में डर फैलाना, ठीक है, ताकि ये जो इंडिया के बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ये प्रोटेस्ट करना छोड़ दे। इतना ख़तरनाक इवेंट हुआ था कि 100 मतलब बहुत सारे लोग मर रहे थे। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मैंने जो अपना नॉलेज गेन करी है, बहुत लोगों की डेथ हुई थी, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या था जनरल डायर का? टेरर, मतलब डर फैलाना। बैसाखी का इवेंट हुआ था जलियांवाला बाग में। कब हुआ था? 13 अप्रैल में। किसने अटैक किया? जनरल डायर ने। क्या पर्पस था? डर फैलाना। इज दैट क्लियर? अब देखना आगे क्या होता है। अब देखो बच्चों, जलियांवाला बाग का इफेक्ट क्या पड़ा था? क्या इफेक्ट पड़े थे? एक तो स्ट्राइक्स हो गई थी,
ठीक है सर, क्लैशेस नॉर्मल सी बात है। गांव साइड बम फेंके गए थे, मतलब इतना ज़्यादा हिंसा हो गई थी, बहुत लड़ाई झगड़े हो गए थे। जितने भी चाहे हमारे जो फाइटर्स थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, उनको बोला गया कि वो सल्यूट करे। क्या करे? सल्यूट। किनको? साहेब को। साहेब बोले। साहेब कौन थे? ये जितने भी जो ब्रिटिशर्स थे ना, जो भी बड़े लीडर थे जो अपने आप को बोलते थे, तो इनको जितने भी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्होंने बोला कि भाई, और इनको बोला गया कि जितने भी जो ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स हैं उनको सल्यूट करो और उनको साहेब का टैग दो। साहेब यानी जो लीडर होते हैं, मेन जो मालिक होते हैं, वो सब। इज दैट क्लियर? अब देखो आगे और क्या हुआ। तो जो रोलेट सत्याग्रह था वो कॉल्ड ऑफ किया गया। क्यों बच्चों? देखो महात्मा गांधी, मैं फिर बोल रहा हूँ, वो वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे। वो किस में बिलीव करते थे? नॉन वायलेंस में। इज दैट क्लियर? तो गांधी जी का जो मेन पर्पस था ना बच्चों, वो ये था कि डिसाइडेड टू लॉन्च मोर ब्रॉड मूवमेंट। डिसाइडेड टू लॉन्च मोर ब्रॉड मूवमेंट। ब्रॉड यानी बड़ा। और वो चाहते थे कि सिर्फ हिंदूज ही प्रोटेस्ट ना करें बल्कि मुस्लिम्स भी प्रोटेस्ट करें। तो एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी का नाम क्या था बच्चों? खिलाफत कमेटी। सब कब बनी थी? मार्च 19 में। समझ मेरी बात? और इसमें हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स भी थे। मुस्लिम्स में एम ए लिखा है मैंने। एम ए का फुल फॉर्म होता है मोहम्मद अली, और यहाँ लिखा हुआ है शौकत अली। दो भाई थे मुस्लिम्स की तरफ से, दो भाई थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, और हिंदूज की तरफ से महात्मा गांधी। समझ मेरी बात? तो इन्होंने पूरा पूरा मिलकर इन्होंने जो मूवमेंट बनाया उसको नाम दिया गया नॉन कॉपरेशन। क्या लिखा हुआ है? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। कि अब हिंदू और मुस्लिम्स मिलकर खिलाफ जाएंगे, अपोज करेंगे किसके? ब्रिटिशर्स के। मेरी बात समझ में अच्छी तरीके से आ रही? बात समझ में? इसमें मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाता हूँ। आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों, एक एम्पायर था। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऑटोमन एम्पायर। कौन सा एम्पायर? ऑटोमन एम्पायर। सर ये कौन है फिर? देखो बेटा, ये लीडर था और इस एम्पायर को ब्रिटिशर्स ने हराया था। किसने हराया था? ब्रिटिशर्स ने। तो इंडिया के भी दुश्मन कौन? ब्रिटिशर्स। ऑटोमन एम्पायर का भी दुश्मन कौन? ब्रिटिशर्स। आई बात समझ में? यानी ऑटोमन एम्पायर और इंडिया, ये डिसाइड किया गया था मिलकर अब क्या करेंगे? ब्रिटिशर्स को ख़त्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ऑटोमन एम्पायर तो खुद तो इंडिया में नहीं आ पाया। ट्रीटी हुई थी। ट्रीटी, ट्रीटी मीन्स एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट। कि ऑटोमन एम्पायर इंडिया में आकर, आई रिपीट, ऑटोमन एम्पायर इंडिया में आकर ब्रिटिशर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑटोमन एम्पायर का जो सक्सेसर था, सक्सेसर किसको माना गया? मोहम्मद अली और शौकत अली को। तो ऑटोमन एम्पायर भी इस्लामिक, मोहम्मद शौकत अली भी मुस्लिम धर्म। तो मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने ऑटोमन एम्पायर को रिप्रेजेंट किया किस में बेटा? खिलाफत मूवमेंट में। कौन से मूवमेंट में? खिलाफत मूवमेंट में। समझ में ये बात? तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में? तो हिंदूज और मुस्लिम्स ने मिलकर खिलाफत कमेटी बनाई और खिलाफत कमेटी के बेसिस पर वो ब्रिटिशर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आई मेरी बात समझ में? ठीक है बेटा। एक बुक थी जो थी हिंदू स्वराज, और ये महात्मा गांधी ने लिखी थी 1909 में। इस बुक में ये था कि भाई अब तक इंडिया के जितने भी लोग हैं या इंडियंस हैं वो ब्रिटिशर्स से कोऑपरेट कर रहे हैं, तब जाकर ब्रिटिशर्स का एग्जिस्टेंस है इंडिया में। तब जाकर ब्रिटिशर्स का एग्जिस्टेंस है इंडिया में। अगर इंडिया कोऑपरेट करना छोड़ दे ब्रिटिशर्स के साथ, तो ब्रिटिशर्स की क्या इमेज रह जाएगी? समझ में ये बात? इसी से स्टार्ट हुआ एनसीएम। क्या स्टार्ट हुआ? एनसीएम। मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2, उसमें और डिटेल में बताऊंगा। अभी हिंट दे देता हूँ। एनसीएम का फुल फॉर्म था सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1921 में आया था। इसमें कॉपरेट नहीं करना था, बॉयकॉट करना था। क्या बॉयकॉट करना था सर? फॉरेन गुड्स। आई बात समझ में? मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में और बताऊंगा। ये भी मैंने हिंटें दी कि एनसीएम
का फुल फॉर्म क्या है, एनसीएम में कर क्या रहे थे, एनसीएम क्यों किया जा रहा था, हिंदू स्वराज के बारे में बताया मैंने आपको। ठीक है, और डिटेल अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और कोई डाउट हो तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड करूँगा, उसमें आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, गुड।